Hello and welcome guys and welcome to the YouTube channel of Bright Vision Academy। और जी हाँ, पूरा देश सब CMA स्टूडेंट्स शॉक की सिचुएशन में है। किस चीज़ को लेकर? न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर सब चिंतित हैं, सब व्यथित हैं कि अब हमारा क्या होगा। एग्जाम इतने करीब हैं और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ चेंज कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स चेंज कर दिए गए हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल का बाइफिकेशन चेंज कर दिया गया है, सब कुछ चेंज कर दिया गया है और हमें समय नहीं दिया गया है कि हम उस न्यू पैटर्न को अडॉप्ट कर पाएं। और दूसरी बात, पैटर्न के अंदर भी ऐसी ऐसी चीजें रख दी गई हैं जो स्टूडेंट्स के सर्वथा प्रतिकूल हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, स्टूडेंट के अगेंस्ट हैं। ऐसी सिचुएशन में अब क्या किया जाए? क्या अक्टूबर अटेम्प्ट छोड़ दिया जाए और दिसंबर अटेम्प्ट की तरफ बढ़ा जाए, या फिर इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करा जाए प्लीज चेंज कर दो पेपर पैटर्न? ये सब चीजें सोचने से पहले मैंने कुछ समय लगाया 8 के 8 पेपर्स देखने में इंटर के और 8 पेपर्स देखने में फाउंडेशन के, और कुछ एनालिसिस किया जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ये एनालिसिस देखने के बाद, इस पैटर्न को देखने के बाद, इस पैटर्न को समझने के बाद, मेरे एनालिसिस को समझने के बाद फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आप अक्टूबर में एग्जामिनेशन देने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। क्या आप इंस्टीट्यूट में जाके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए सोचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप स्वच्छंद हैं, आपका डिसीजन मैं भी कबूल करूंगा। बस मेरे इस एनालिसिस को एक बार ध्यान से सुन लो, समझ लो। एनालिसिस पे आने से पहले एक बात और बता दूं, कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है सजेस्टेड आंसर प्रिपेयर करने में। सजेस्टेड आंसर प्रिपेयर्ड नहीं है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? एग्जाम इतने हो चुके हैं फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है कि सजेस्टेड आंसर्स अब तक भी तैयार नहीं हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब बड़ा सिंपल सा है, सजेस्टेड आंसर्स ऑलरेडी तैयार हैं। एग्जामिनर्स को दिए जाते हैं सजेस्टेड आंसर्स ताकि वो आपका पेपर चेक कर पाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, और जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर वो चेक कर पाएं, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स सिस्टम में फीड करे जाते हैं ताकि उन आंसर्स को मैच किया जा सके आपके रिजल्ट से। और रिजल्ट आए हुए कितना समय हो गया है? जनवरी 21 अटेम्प्ट का बहुत समय हो गया है। तो सजेस्टेड आंसर्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट जो डिले कर रहा है आंसर्स को रिलीज करने में, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। उसका रीजन यह है कि इंस्टीट्यूट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मद्देनजर यह चीज डिसाइड करने में लगा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव पेपर के आंसर्स डिक्लेयर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, ग्लोबली, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, ग्लोबली यह प्रथा है कि जहां जहां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्राइमरली होते हैं एग्जामिनेशन में, वहां वहां सजेस्टेड आंसर रिलीज नहीं किए जाते। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, किसी भी एग्जाम का एग्जाम्पल ले लो, सीपीए या कोई भी पेपर जो ऑनलाइन मोड में होता हो, इंडिया में ले लो, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज, नीट, आईटीजेई, कोई भी आप एग्जामिनेशन ले लो, यहां तक कि कंपनी सेक्रेटरीज का जो फाउंडेशन लेवल का एग्जामिनेशन होता है, सीसीट का जो फाउंडेशन लेवल का एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। वो एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होने की वजह से उसके आंसर्स डिक्लेयर कभी भी नहीं करे जाते। तो मेरे हिसाब से, देखो, मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मेरा कोई सोर्स नहीं है, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी या मेरे गट फीलिंग के हिसाब से इंस्टीट्यूट अभी ये डिसीजन ले रहा है कि जनवरी 21 के रिजल्ट्स के पेपर सजेस्टेड आंसर्स डिक्लेयर भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं, हमें स्टूडेंट्स को सजेस्टेड आंसर्स दे देने चाहिए। ये रीजन है। रीजन ये कतई नहीं है कि सजेस्टेड आंसर्स अब तक प्रिपेयर नहीं हुए। ऐसा इम्पॉसिबल है कि सजेस्टेड आंसर्स अब तक प्रिपेयर ना हुए हों, क्योंकि रिजल्ट आए हुए भी अब तो जमाना हो चुका है, रीवैल्यूएशन, रीवेरिफिकेशन के रिजल्ट भी आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। सो थोड़ा सा हमें सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा टाइमिंग पे अपने मदर इंस्टीट्यूट के, तभी जाके हम कुछ कंक्रीट रिजल्ट ले पाएंगे, तभी जाके हम कुछ कंक्रीट कह पाएंगे। सो निश्चिंत रहो। अभी जो करंट मॉडल टेस्ट पेपर आया है, जो एग्जाम का पैटर्न आया है, उस पर फोकस करो, उस पर फोकस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो न्यू एग्जाम पैटर्न दिया है अक्टूबर 21 का, उसका एनालिसिस हम लोग एक बार देखते हैं। अच्छा, कॉमन फीचर देख लेना, होम बेस्ड इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। जो भी पिछली बार डाउट थे बच्चों को कि सर कुछ बच्चों ने तो चीटिंग करी, सर जो होम बेस्ड वाले थे उनके मार्क्स 90 से ऊपर आए और जो सेंटर बेस्ड वाले थे उनके मार्क्स कम आए, सर ट्रेंड देख लीजिए, सर ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, सर हमारा एनालिसिस है। जो बच्चों के मन में पिछले अटेम्प्ट के बाद ढेर सारे डाउट्स आए थे, सारे डाउट्स हो गए हैं खत्म। होम बेस्ड एग्जामिनेशन को कर दिया गया है स्क्रैप। बहुत अच्छा स्टेप।
नंबर 2, ऑनलाइन मोड पे ही होगा एग्जामिनेशन, विच मींस आपको सेंटर पे जाना है और कंप्यूटर के थ्रू आपको एग्जामिनेशन अपना देना है, चाहे वो टाइपिंग करके देना हो, चाहे वो क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्लिक करना हो, कोई भी एक क्वेश्चन को क्लिक करना हो। जी हाँ, मैंने तुम्हारे मन की आवाज़ सुन ली सर, वही तो दिक्कत है टाइपिंग करना, तुम्हारे को वो भी जवाब दूंगा, आगे बढ़ जाऊँ, आगे की बात सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हारी मन की बात कर लूँगा, ठीक है सर। सो सीएमए इंटर का जो पेपर पैटर्न है वो मैंने 3 पार्ट्स में बाइफिकेट किया। बाकी सारे पेपर्स एक्सेप्ट फॉर लॉ एंड जीएसटी, और लॉ और जीएसटी को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बाकी सारे पेपर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण 2 सेक्शंस आपके एग्जामिनेशन पेपर के, सेक्शन ए और सेक्शन बी। एमसीक्यू बेस्ड सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन बी। दोनों पे जो टाइम लिमिट, अपर लिमिट दी गई है वो है 50 मिनट्स। 50 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व करने का। मैं अपना कैलकुलेटर उठाता हूं, इस पर एक सिंपल सी कैलकुलेशन करता हूं जो आप लोगों को दिखाता हूं। कैलकुलेशन क्या है, आपको 180 मिनट्स मिलते हैं पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। मैंने टाइप किया 180, आपका पूरा पेपर होता है 100 मार्क्स का, मैंने इसे डिवाइड कर दिया 100 से। आपके एक एक मार्क के लिए जो आपके मार्क्स डिक्लेयर्ड हैं वो है 1.8 मार्क पर मार्क, 1.8 मिनट्स पर मार्क। एक मार्क के लिए 1.8 मिनट्स आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। 1.8 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 40 से, आता है 72। तो आइडियली आपको मिलने चाहिए थे 72 मिनट्स सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट करने के लिए। इंस्टीट्यूट ने आपके साथ करी बहुत बड़ी नाइंसाफी, आपको दिए सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट करने के लिए। क्या यह नाइंसाफी है या है एक सोची समझी साजिश? सर कैसी साजिश? साजिश आप लोगों का टाइम मैनेज करने की, जो आप लोग नहीं कर पाते अपने एग्जाम्स के दौरान, वो इंस्टीट्यूट ने आपके लिए करके दिया है। इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, आपका पेपर छूट जाता है, आपका पेपर अधूरा रह जाता है, एंड के पेपर आपके आप पूरे नहीं कर पाते। इसीलिए हम आपको देते हैं एक टाइम फ्रेम। सेक्शन ए और सेक्शन बी 50 मिनट से ज्यादा का वर्थ ही नहीं रखते। इसमें जो टाइम लिमिट होनी चाहिए अपर लिमिट वो है 50 मिनट, इससे ज्यादा का वर्थ ही नहीं रखते। क्योंकि सेक्शन ए में आपको सिर्फ एक अल्फाबेट लिखना है, एक अल्फाबेट। सेक्शन ए में आपको एक अल्फाबेट लिखना है और सेक्शन बी में आपको एक वर्ड लिखना है, 1 वर्ड एंड 1 अल्फाबेट। बताओ जरा, एक अल्फाबेट को लिखने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। तो अगर 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन आपको लगेंगे सिर्फ 40 सेकंड्स, अगर आपको पेपर आता हुआ तो। चलो अगर आपको कुछ एमसीक्यूज नहीं भी आते हुए तो भी हम आपको दे रहे हैं 1.25 मिनट्स विच इज 50 डिवाइड बाय 40। 1.25 मिनट्स पूरे दे रहे हैं आपको सेक्शन ए के एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए और सेक्शन ए को पूरा सॉल्व करने के लिए। हम दे रहे हैं 1.25 मिनट्स, 1.25 मिनट दे रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी के। इस टाइम फ्रेम के दौरान अपना पूरा का पूरा सेक्शन ए और सेक्शन बी कर दो सॉल्व। सो 50 मिनट्स मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट टाइम है सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। अच्छा, ये जज करने के लिए, क्योंकि हवा में नहीं बोलना चाहिए, जज करने के लिए कि अप्रोप्रिएट टाइम है या नहीं, मैंने अपनी फैकल्टीज और कुछ बच्चों को सेक्शन ए और बी के पेपर सॉल्व करने के लिए दिए। फैकल्टीज ने पेपर सॉल्व कर लिए 10 to 15 मिनट्स में। बच्चों ने भी, जिन्होंने प्रिपेयर अच्छे से किया हुआ था, उन्हें पेपर सॉल्व कर लिया अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में। सो 50 मिनट्स इज मोर देन इनफ। स्टूडेंट्स को बचाने के लिए इंस्टीट्यूट ने ये टाइमलाइन रखी है, वरना स्टूडेंट सेक्शन ए और बी में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं और वो सेक्शन बी और डी, सी और डी को देख ही नहीं पाएंगे ढंग से। इस वजह से इंस्टीट्यूट ने सेक्शन ए और बी में टाइम लिमिट रखी है। आई थिंक अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग विच हैज बीन डन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। प्लीज इसको अपने अगेंस्ट मत समझो, ये तुम्हारे फेवर में है, ये 50 मिनट्स तुम्हारे फेवर में है। नेक्स्ट, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये दोनों सेक्शन 40 मार्क्स का है सेक्शन सी, 20 मार्क्स का है सेक्शन डी। 40 मार्क्स का जो सेक्शन सी है, इसके अंदर आपको 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस करने होंगे, 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन सी को करने के लिए ऑफ कोर्स आपको सेक्शन सी में अकाउंट्स पेपर के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग एंट्रीज दी जा सकती हैं। 1 लाइनर आंसर्स भी हैं बहुत सारे सेक्शन सी में, जहां पर 1 या 2 लाइन मैक्सिमम लिख के आपको आंसर अपना कंक्लूड करना है। ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन हैं सेक्शन सी में। तो टाइम लगेगा कम, टाइपिंग लगेगी कम, मार्क्स मिलेंगे ज्यादा। हाँ, शॉर्ट नोट्स हैं सेक्शन सी में, अगर आप वो चूज करोगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा ज्यादा।
क्योंकि उसमें टाइपिंग है बहुत ज़्यादा, और मैं टाइपिंग पे भी आऊँगा, अलग से डिस्कस करूँगा टाइपिंग का क्या मुद्दा है जो आप लोग रेस कर रहे हो, मैं उस पर भी अलग से आऊँगा। अच्छा, स्पेसिफिक फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं सेक्शन सी में। बच्चे कह रहे हैं सर वो फॉर्मेट्स हमें बना के दिए हुए हैं, हम तो किसी और फॉर्मेट से पेपर सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो फॉर्मेट आपके लिए फायदेमंद है। फॉर्मेट से बच्चे को हिंट मिल जाएगा कौन सा वर्किंग नोट पहले बनाना है, कौन सा वर्किंग नोट बाद में बनाना है, कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में आएगा। फॉर्मेट से बच्चे को हिंट मिल जाएगा और बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता चला जाएगा। ये फॉर्मेट का फायदा होगा। दूसरी बात, फॉर्मेट जो दिए गए हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्टडी मैट से एग्जैक्टली मैच करते हैं। तो कुछ भी इंस्टीट्यूट नया नहीं दे रहा आपको, ये तो आपने जहां भी पढ़ाई करी, जिससे भी पढ़ा, उसने अपने कुछ फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेट्स बड़े डिफरेंट हैं। दो ऑल्टरनेटिव्स। नंबर वन, जी हां, इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इस फॉर्मेट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं और बच्चों को फ्रीडम दे दें कि वो अगर इस फॉर्मेट में ना भी पेपर सॉल्व करना चाहें, मेन आंसर वो ठीक लिख दें, अगर फॉर्मेट में ना भी भरें तो उनका काम चल जाना चाहिए, विच इज़ अ वैलिड रिक्वेस्ट। चीज़ नंबर दो, आप लोग जो फॉर्मेट बुक के हैं उनको भी बहुत क्विकली अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ईजी हैं और वो कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस में ही है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपका स्टडी डिस्टर्ब हो गया, पूरा का पूरा आपका अकाउंट डिस्टर्ब हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स में, कुछ फॉर्मेट्स में तब्दीली है जो आप वो यूज कर सकते हो, जो इंस्टीट्यूट की बुक में फॉर्मेट दिए हुए हैं आप वो यूज कर सकते हो। सो कोई चिंता का विषय नहीं है, उल्टा आपके लिए मददगार साबित होंगे ये स्पेसिफिक फॉर्मेट्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ये स्पेसिफिक फॉर्मेट्स। सो नॉट पॉसिबल टू मिस आउट ऑन एनी पार्ट। बेस्ट पार्ट इन फॉर्मेट्स का ये है, आप कोई पार्ट छोड़ नहीं सकते। मतलब आपको अगर नहीं आता और आप छोड़ना चाहते हो तो ही छोड़ सकते हो, गलती से छूट नहीं सकता पार्ट, क्योंकि सब पार्ट के अलग अलग सेक्शंस, कॉलम्स बने हुए, तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही करना पड़ेगा। सो नॉट पॉसिबल टू अटेम्प्ट टू मिस आउट ऑन एनी पार्ट बाय मिस्टेक। देन सेक्शन डी है जो अगेन प्रैक्टिकल फॉर्मेट बेस्ड होगा, 20 मार्क्स का सेक्शन डी है, और अगेन इसके अंदर जो टाइपिंग का रिक्वायरमेंट होगा वो होगा मॉडरेट। ठीक है, सेक्शन सी में टाइपिंग का रिक्वायरमेंट होगा हाई या मॉडरेट। हाई तब होगा जब आप शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन चूज करोगे, मॉडरेट तब होगा जब आप हाई नोट वाला सेक्शन नहीं चूज करोगे और सारे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन को चूज करोगे। 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन सी में। सर ये हाई, मॉडरेट, मीडियम का क्या मतलब है? देखो, मिनिमल का मतलब है 10% रिक्वायरमेंट है टाइपिंग की, मॉडरेट का मतलब है 40 से 50% रिक्वायरमेंट है टाइपिंग की, हाई का मतलब है 80% रिक्वायरमेंट है टाइपिंग की। सो सारे पेपर में जो टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो मोस्टली मॉडरेट या लेस देन मॉडरेट ही होगी, अगर आप एवरेज लगाओ सारे के सारे सेक्शंस का तो। हाँ, लॉ में जो टाइपिंग रिक्वायरमेंट है वो है हाई, और ये तो हम शुरू से जानते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में भी लॉ के पेपर में जो टाइपिंग रिक्वायरमेंट थी वो थी हाई। सर कैसे बढ़ाएं टाइपिंग की स्पीड? हम कोई टाइपिस्ट थोड़ी हैं जो 400-500 वर्ड 1 मिनट में लिख पाए। अरे जरूरत ही नहीं है 400-500 वर्ड 1 मिनट में लिखने की, आपको बेसिक टाइपिंग चाहिए। और अगर आपको बेसिक टाइपिंग इंप्रूव करनी है, वैसे तो आजकल के बच्चों की बेसिक टाइपिंग फोन के बेसिस पे ही इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जो QWERTY टी-पैड होता है ना, QWERTY से आपको पता है कौन सा अल्फाबेट कहां है। ठीक है, अब फोन में आप अपने अंगूठों से टाइप करते हो, लैपटॉप पे आप उंगलियों से टाइप करते हो, बैटरी से आपके माइंड को पता है कि QWERTY कीपैड में कहां कहां कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं, ये ऑलरेडी आपके माइंड को पता है। सो वो क्विकली अडॉप्ट कर लेगा आपके लैपटॉप के अंदर, अगर आपने आधा घंटा रोज का भी दिया, बस आधा घंटा रोज का निकालो टाइपिंग स्पीड को अपने अमेंड करने के लिए, ठीक करने के लिए, एंड यू आर डन। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको टाइपिस्ट नहीं बना रहे प्लीज यार, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसे लिखना सिखाते हैं, टाइपिंग सिखाना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एमएनसी की। अगर आप एमएनसी में जाओ और आपको टाइपिंग करनी भी ना आती हो तो बहुत रिडिक्यूल फील करोगे, रिडिकुलस फील करोगे, शर्मिंदा महसूस करोगे अपने आप को, अगर आप बिग 4 में गए या फिर कहीं भी गए और आपको बेसिक टाइपिंग भी ना आती हो। शर्मिंदगी की बात है। नहीं, आपको कोई 6 महीने, साल या 2 साल नहीं चाहिए टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपको इतने मंद बुद्धि नहीं हो कि आपको 6 साल 2 साल चाहिए, 6 महीने चाहिए टाइप स्पीड बनाने के लिए। आज से लेकर अक्टूबर 21 तक अगर आपने रोज आधा घंटा दे दिया, और अगर आपके घर में लैपटॉप नहीं है, कैफे जाओ, साइबर कैफे में जाओ, वहां आधा घंटा स्पेंड करो टाइपिंग में, रिलेटिव्स के जाओ, वहां आधा घंटा स्पेंड करो टाइपिंग में, तो कहीं भी आप जाओ आधा घंटा स्पेंड करो टाइपिंग में, और आपकी स्पीड एडिक्वेट हो जाएगी, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी बन जाएगी 21 अक्टूबर तक। लॉ में टाइपिंग स्पीड ज्यादा रिक्वायर्ड है, और जीएसटी में भी टाइपिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड है, मॉडरेट टाइपिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके अलावा और सारे पेपर्स में जो रिक्वायरमेंट है वो लेस देन मॉडरेट ही रहेगी आपकी टाइपिंग की, ज्यादा टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं? एमसीक्यूज पे भाई फोकस करना है बहुत अच्छे से।
एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है, ताकि सेक्शन ए और सेक्शन बी आप बहुत अच्छे तरह हैंडल कर पाओ और सेक्शन ए और बी को आप एमसीक्यूज को बहुत जल्दी से निपटा पाओ। 50 मिनट से बहुत कम टाइम लेना है आपको एमसीक्यू को निपटाने के लिए। 40 मिनट या 30 मिनट में ही आपको एमसीक्यू निपटाने हैं सेक्शन ए और बी के, ध्यान रखना ये बात। तो फोकस करना है एमसीक्यूज पे बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस करनी है हाफ एन आवर ऑफ टाइपिंग डेली। ये दो काम अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट के एग्जाम में यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन अक्टूबर 21 अटेम्प्ट। तो चलो अब फाइनल के एग्जामिनेशन पैटर्न को भी एक बार देखते हैं। फाइनल के एग्जामिनेशन पैटर्न इंटर के एग्जामिनेशन पैटर्न से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बस जो सेक्शन ए में एमसीक्यूज हैं फाइनल के एग्जामिनेशन पैटर्न में वो एसएफएम, एससीएम और सीएफआर में थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो टाइम लगना चाहिए इन वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, वो थोड़ा सा ज़्यादा लगना चाहिए इन एसएफएम, एससीएम और सीएफआर पेपर। लेकिन इन नो केस 50 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। 50 मिनट अपर लिमिट है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना। तो बच्चे पहले क्या करते थे, एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते थे और बैलेंस पेपर को करने का टाइम नहीं बचता था, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाती थी। इंस्टीट्यूट ने आपको टाइम मैनेज करके दिया है, आप 50 मिनट्स ही लगाओ सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ऐसा इंस्टीट्यूट बोल रहा है, ताकि आप कहीं भूल ना जाओ, कहीं आप किसी क्वेश्चन में अटक के आगे का अपना पूरा पेपर डेफर ना कर दो। इसलिए इस वजह से इंस्टीट्यूट ने आपको 50 मिनट्स की अपर लिमिट दी है, जो मेरे हिसाब से और सारी फैकल्टीज जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं उनके हिसाब से अप्रोप्रिएट है, मोस्ट सूटेबल है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सो 50 मिनट्स मोर देन इनफ। हाँ, एसएफएम का खास ध्यान रखना, एससीएम का खास ध्यान रखना, सीएफआर का खास ध्यान रखना। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड हैं, तो वो आपके 50 मिनट में कंप्लीट हों इतना आपको इंश्योर करना है। रेस्ट 20 मार्क्स बिल्कुल सेम। और जी हाँ, सेक्शन सी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे इंटरमीडिएट में है, और मैं डिस्कस कर चुका हूं। अकाउंटिंग एंट्रीज, वन लाइनर, स्पेसिफिक फॉर्मेट्स आपको कैसे हेल्प करेंगे, मैंने इंटरमीडिएट के पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हुए आपको डिटेल में बताया है। सेम यहां भी अप्लाई होता है, आपको मदद करेंगे। नॉट पॉसिबल टू मिस आउट एनी पार्ट, किसी पार्ट को मिस आउट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, शॉर्ट नोट्स में लिखना ज़्यादा पड़ेगा, टाइपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। चाहो तो शॉर्ट नोट छोड़ सकते हो, अगर आपको टाइपिंग करने का मन नहीं है तो आप 6 में से कोई और 4 क्वेश्चंस कर लो। तो 6 में से सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, शॉर्ट नोट्स को छोड़ दो, आपकी टाइपिंग रिड्यूस हो जाएगी। सेक्शन डी अगेन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है, सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे पेपर में एक्सेप्ट फॉर लॉ एंड जीएसटी। और जो टोटल टाइपिंग की रिक्वायरमेंट आपको पेपर में आएगी वो आएगी मॉडरेट और लेस दैन मॉडरेट। लॉ और जीएसटी में यस, जैसा कि उम्मीद ही थी, पता ही था, लॉ में भी हाई टाइपिंग रिक्वायर्ड है, जीएसटी में लोअर देन मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट से ज़्यादा टाइपिंग रिक्वायर्ड है। सो अगेन 2 सजेशन जो मेरे होंगे, जो मैंने इंटर के बच्चों को दिए, सेम फाइनल के स्टूडेंट्स को दूंगा। एमसीक्यू पे फोकस बहुत ज़्यादा करो, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, ताकि ये 40 मार्क्स में बिल्कुल भी आप हिचकिचाओ ना, कतराओ ना, और ये 40 मार्क्स पूरे के पूरे आपके पास आने चाहिए। 40 मार्क्स कंप्लीटली आपके पास आने चाहिए। हाफ एन आवर का टाइपिंग प्रैक्टिस डेली होना ही होना चाहिए। आपको कैफे में जाओ, लैपटॉप अपना, रिलेटिव किसी का भी करो, हाफ एन आवर का टाइपिंग प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। तो जी हाँ, अब YouTube की और वीडियोस देख के अपने आप को बागी मोड में लाने के बजाय, अपने आप को रिवोल्टिंग मोड में लाने के बजाय अपना पढ़ाई मोड ऑन कर दो। इंस्टीट्यूट ने कोई कमी नहीं छोड़ी है पेपर पैटर्न को ट्रूली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाने की। इंस्टीट्यूट ने कोई कमी नहीं छोड़ी है इंश्योर करने की कि बच्चे को मैं हाथ पकड़ के पूरे पेपर के थ्रू नेविगेट कराऊं, ताकि उसका फोकस फॉर्मेट्स रटने में या फिर कोई डायग्राम बनाने में या फिर स्टेप्स रटने में ना हो, उसका फोकस कॉन्सेप्ट्स में हो, कॉन्सेप्ट्स उसके अच्छे होने चाहिए। इंस्टीट्यूट ने ये चीज़ इंश्योर करी है इस पेपर पैटर्न को देख के, और उनकी जो कटिबद्धता है, जो उनकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स गिविंग अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, टू गिविंग अ ग्लोबल कोर्स, वो डेफिनेटली इस वाले पेपर पैटर्न पे साफ साफ झलक रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो मेरे अनुसार पेपर पैटर्न इज एब्सोल्युटली गुड। सर आप तो ना हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हो, सर आपको तो ना कोई नेगेटिव दिखता ही नहीं है इंस्टीट्यूट में, सर आप तो हमेशा ना इंस्टीट्यूट की तरफदारी करते रहते हो। ठीक है, मत मानो मेरी बात, लेकिन एक बार मॉडल टेस्ट पेपर को खुद सॉल्व करके देख लो, तुम्हें अपने सारे जवाब खुद मिल जाएंगे। कोई भी एक सब्जेक्ट जो तुम्हारा सही से प्रिपेयर्ड है, और अब तो भाई बहुत टाइम हो गया है तुम्हारे प्रिपेयर, 4 ही सब्जेक्ट या 8वें सब्जेक्ट तुम्हारे ढंग से प्रिपेयर होने चाहिए थे, जो भी पेपर तुम्हारा ढंग से प्रिपेयर हो गया है उसको प्रॉपरली एक बार मॉडल टेस्ट पेपर उसका पूरा का पूरा सॉल्व करके देख लो, तुम्हें अपने जवाब स्वयं मिल जाएंगे, तुम्हें अपने जवाब
आपने आप मिल जाएंगे, मेरी बातों पे मत विश्वास करो। सो यस, नाउ इज द टाइम टू स्टडी हार्ड। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें 21 अक्टूबर तक। प्लीज भूल जाओ ये सब चीजें, उल्टी सीधी चीजें, और जस्ट फोकस करो अपने एग्जामिनेशन पे, और अपने एग्जामिनेशन में फ्लाइंग कलर्स से तुम रिजल्ट को लाओ और उत्तीर्ण होकर दिखाओ। ठीक है, तो लास्ट में मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा हरिवंश राय बच्चन जी की, जो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग पंक्तियां हैं। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। With those positive lines, all the very best and happy studying.